हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का एसए का सेशन है जिसमें इस एसए के सेशन में आज हम लोग कवर करने वाले हैं नैम के बारे में, मीन्स नॉन अलायंस मूवमेंट, और उसमें इंडिया की जो भूमिका है उसके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। नॉन अलायंस मूवमेंट मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके बारे में। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पहला चैनल है जिसमें हिंदी में आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं सीएपीएफ के लिए। और वैसे एस्पिरेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यही ये पहला चैनल है जो आपको सीएपीएफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट वो भी हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा है। तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े, और आप जितना हो सके, अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं तो आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से हमें बहुत सारे हेल्प होने वाले हैं। तरफ पहला आता है भाई साहब कि ये गुटनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो सबसे पहले तो एक वर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं गुट। गुट एक ऐसा चीज है जिसमें कुछ लोग होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे और यहाँ पे अगर हम इसमें निरपेक्ष जोड़ देंगे, ठीक है, निरपेक्ष जोड़ देंगे तो वैसे संगठन का नाम हो गया जो सबसे अलग होगा, मीन्स वो सारे गुटों से अलग होगा, वो होगा गुट निरपेक्ष। तो गुट में कुछ लोग तो जरूर होंगे, लेकिन अगर हम लोग इसमें निरपेक्ष वर्ड को जोड़ देते हैं तो ये एक चीज ये क्लियर कर देता है कि यह एक ऐसा संस्थान होगा जो और गुट से अलग होगा, मीन्स ठीक है, और गुट से अलग होगा। तो यहीं पे इसका क्लियर हो जाता है गुट निरपेक्ष वर्ड से ही। इसके वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ये कोई स्पेशल गुट का समर्थन नहीं करता है, वही गुट निरपेक्ष होगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में। आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग, मैंने पहले भी बताया है आपको कि हम जो भी अपना ये स्टार्ट करते हैं एसेस, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे वाले में हम लोग उसके बॉडी पार्ट को देखते हैं, और तीसरे वाले में हम लोग कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों को लेकर के हम लोग एक बढ़िया ऐसे लिख सकते हैं, और जिसको हम फॉलो करते हैं और उसी पे आपको देते हैं। लेकिन बॉडीज वाले पार्ट को फिर हम 5 भाग में बांट लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग 2 भाग में इसके हिस्ट्री को लिखते हैं, ठीक है, 2 भाग में इसके हिस्ट्री को लिखते हैं, और नेक्स्ट 3 भाग में हम लोग पूरे करंट को जोड़ देते हैं, ठीक है, पूरे करंट पे जोड़ देते हैं। और यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाता है हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम में एक अच्छा एसेज लिखने के लिए। तो ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या वर्ड यूज किया गया हुआ है। तो इसका स्टार्टिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद विश्व जो है वो 2 गुट में बटा हुआ था, ठीक है, 2 गुट में बटा विश्व। पहला गुट जो था वो समाजवादी व्यवस्था को अपनाता था, तो जिसका नाम था सोवियत रूस, और दूसरा जो है वो अपनाता था पूंजीवादी व्यवस्था को, जो था अमेरिका। यहाँ पे इस वर्ड को आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो गुट था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता था और वो अमेरिका था। तो ये 2 गुट के बारे में हम लोग तो क्लियर हो गए हुए हैं, 2 अलायंस के बारे में हम लोग क्लियर हो गए हुए हैं यहाँ पर, कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो विश्व जो है वो 2 गुट में बढ़ जाता है। पहला गुट जो होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जो हमारा सोवियत रूस होता है, और दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जो अमेरिका होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें कि इन दोनों महाशक्ति, ये दोनों जो थे 1991 में सोवियत रूस 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये दोनों देश बहुत बड़े महाशक्ति के रूप में थे, और इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर कंपटीशन होता था। तो कंपटीशन इस लेवल पर बढ़ गया कि ये शीत युद्ध प्रारंभ हो गया इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के वक्त कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो नए रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ रहता है, और भी देश हैं जो स्वतंत्र हुए रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ये 2 बड़े महाशक्ति जो है वो अपने आप में अपने आइडियोलॉजी को लेकर के तनाव बना करके रखे हुए हैं, और फिर शीत युद्ध शुरू कर दिए। तो हम क्यों नहीं इन दोनों के गुट में शामिल ही नहीं होते हैं, ना तो हम समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हैं और ना ही हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। तो कुछ ऐसे देश थे जो क्या किया कि इन दोनों गुटों से अलग रहना सोचा, ठीक है।
तो वे सारे गुट जो है वो सारे देश जो है वो इन दोनों गुटों से अलग रहना पसंद कर दिया, और यहीं से क्या होता है कि गुट निरपेक्षता की शुरुआत होती है। ठीक है, यहीं से गुट निरपेक्षता की शुरुआत होती है, और जिसका मेन मोटो जो होता है, इसका मेन मोटो जो होता है वो शांति रहता है, स्वतंत्रता रहता है, सामूहिक स्वतंत्रता और विकास। ठीक है, तो इसका मोटो ये था। जैसे ही गुट निरपेक्षता की शुरुआत होती है तो इसका मोटो ये होता है। अब ये क्लियर हो गया। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ऐसे देंगे, ये एक बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा आपके लिए अगर आप इतने वर्ड को यूज कर देते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बॉडीज के ऊपर। तो भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत में इंडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी इंडिया के तरफ से। ठीक है, इंडिया के तरफ से इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने और फिर मिस्र के अबुल नासिर ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी इसके संगठन में। तो ये तीनों वर्ड जो है आपके, ये जो आपके वर्ड हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो और अबुल नासिर, इन तीनों के बहुत सारे मेहनत के कारण गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब गुट निरपेक्षता का हुआ था तो 1961 में हुआ था, और उस वक्त मात्र इसमें 25 मेंबर ही थे। 25 देश जो थे वही इसके सदस्य थे। तो मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 25 सदस्य देश थे इसमें। ठीक है, ओनली 25। लेकिन इसका जो वो पहला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग तो इसका केवल 25 सदस्य के साथ ही हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट में यहाँ पे 120 कंट्रीज शामिल हो चुकी है, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है जहाँ पे इतने बड़े संख्या में देश शामिल होते हैं। अब आपका जो होमवर्क होगा, क्योंकि आपसे मैं बार बार होमवर्क बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, यह आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। तो अगर आपको बूस्ट करना है अपने नॉलेज को, तो आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उस पर आप फोकस कीजिए, और यही एक सिंपल आपके पास आप बोल सकते हैं तो स्ट्रेटजी होगा, आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 2 में कोई भी आपको पढ़ा के आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता है। आपको एक एवरग्रीन टॉपिक दे दिया जाता है, एक एवरग्रीन आपको कंटेंट दिया जाता है, जिसका यूज करके आप एवरेज मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं। बाकी आपके लिखने के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप होमवर्क के हिसाब से कुछ वर्क करेंगे तो आपको एग्जाम में के साथ साथ आपको नॉलेज को बूस्ट करने में भी वो बहुत हेल्प करेगा। तो होमवर्क आपको दिया गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें कितने देश शामिल है अभी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है नैम के लिए हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वो कितने दिन के अंतराल पर होता है। तो वो हर तीसरे वर्ष के अंतराल पे होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है कि शिखर सम्मेलन जो होता है नैम का वो कितने वर्ष के अंदर में होता है। तो हर एक 3 वर्ष के अंदर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे वहां पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जब हम लोगों ने पढ़ा था इंडो पाक रिलेशन को, ठीक है, इंडो पाक रिलेशन को हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पे। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक बहुत अहम भूमिका निभाए हुए थे शिमला समझौता के वक्त। ठीक है, सेम उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की 5 सूत्री मांग जो थी वो नैम से की गई हुई थी, और ये नैम को बहुत आगे तक लेके गया था। और इसीलिए बोला जाता है कि नैम में इंडिया की भूमिका विगत कई वर्षों से रही है और आने वाले समय में भी रही है यहाँ पे इसकी भूमिका। तो लाल बहादुर की जो 5 सूत्री मांग थी उसमें परमाणु निशक्तिकरण था, सीमा विवाद था, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो होता है वो, विदेशी आक्रमण था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में समर्थन। ये पांचों जो टॉपिक थे इस पे पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ज्यादा ये किया हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया था उन्होंने। ये क्लियर हो गया, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। और इंडो पाक रिलेशन में जो हम लोग पढ़े हुए थे वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हुए थे। तो इन दोनों जगह पे लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को आपको क्लियर करके रखना होगा, और इनके 5 सूत्री मांग ये थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
इसके अभी बॉडीज वाले पार्ट में भी हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में क्या हुआ कि इसकी प्रासंगिकता, इसका जो मेन मोटो था, इसके ऊपर सवाल उठाए जाने लगे। क्योंकि जब नैम का जैसे नॉन अलायंस मूवमेंट का जब गठन किया गया हुआ था, उस वक्त देश का कंडीशन या फिर पूरे राष्ट्र का कंडीशन कुछ अलग था। वहां पे क्या हुआ था कि सारे राष्ट्र यहाँ पे तो जुड़े हुए थे, लेकिन अमेरिका और सोवियत रूस अलग अलग था। एट प्रेजेंट में सोवियत रूस का विघटन हो चुका है और वो भी जो है वो यहाँ पे कुछ देशों के साथ अपना अच्छा व्यवहार स्टार्ट कर दिया है एट प्रेजेंट में। लेकिन जिस वक्त इसका जो गठन किया गया हुआ था, उस वक्त सारे देशों के साथ जो भी इसमें देश जुड़े हुए थे, उनका कोरिलेशन काफी बढ़िया नहीं था। तो इसके प्रासंगिकता के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे थे, क्योंकि इस बिल्कुल जब इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त इसकी परिस्थिति अभी के जैसे नहीं थी। और इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया उस वक्त बहुत पिछड़ा हुआ देश हुआ करता था। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में तो कभी भी इंडिया का पॉपुलेशन कम नहीं था, लेकिन उस वक्त इंडिया के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना ही बहुत अच्छे डेवलपमेंट रेशियो थे। लेकिन आज इंडिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी कर रहा है और इंडिया टॉप मोस्ट कंट्रीज में गिना जाने लगा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गया हुआ था यहाँ पर। लेकिन अब जो इसके शिखर सम्मेलन हो रहे हैं नैम के, वो एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि इसकी प्रासंगिकता क्या होगी। पिछले हर एक 3 वर्ष पे इसका शिखर सम्मेलन होता है, तो पिछले शिखर सम्मेलन और उसके पहले वाले शिखर सम्मेलन ने ये चीज क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर किया है कि इसमें इसका मेन मोटो क्या होगा। तो मेन मोटो जो इसका होगा, वो पहले तो अभी टेररिज्म रह चुका है, दूसरा आपका साइबर क्राइम रह गया हुआ है। बहुत ज्यादा साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ रहे हैं या फिर ग्लोबल लेवल पर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंट में आपका पेटीएम, ठीक है, पेटीएम का अकाउंट हैक होना, इसके बाद दिन प्रतिदिन जो आपके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं या फेसबुक से वायोलेंस फैलाया जाता है, ये सारे के ऊपर वर्क किया जा रहा है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, इसको आप परिवर्तन कर लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन। तीसरा इंटेलिजेंस, आप जो भी तकनीक जो है आपका, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं नैम कंट्रीज के सहयोग से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट होगा। और निवेश इन्वेस्टमेंट भी है, चाहे वो एफडीआई से हो या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट हो, हम दूसरे देश को लुभा रहे हैं अपने तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। बॉर्डर टेररिज्म या फिर काउंटर बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी यहाँ पे बात किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर दूसरे देश के साथ हमारे सीमा विवाद कभी नहीं रहे हैं। प्रेजेंट में चाइना के साथ हमारे जो सीमा विवाद है, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, और चाइना जो ये इंडिया के 20 सैनिक मारे गए हैं, और चाइना ने अपना क्लियर नहीं किया है कि उसके कितने सैनिक मरे हैं। लेकिन एक चीज तो जरूर क्लियर है कि अगर हमारे 20 सैनिक मरे होंगे तो कहीं ना कहीं से उनके 40 या 45 सैनिक को मारे होंगे, ये चीज क्लियर है। लेकिन उनका वेल प्लान था ये, ठीक है, उन्होंने ये इसको पूरा प्री प्लान किया था। ठीक है, प्री प्लान किया हुआ ये उनका सिस्टम था, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उनको कहीं ना कहीं से हराया है, तभी वो अपने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हटे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हुआ है। तो इसके ऊपर भी वार्ता किए जाते हैं यहाँ पे सीमा विवाद के ऊपर। तो स्टार्टिंग में जो नैम का मोटो था वो राजनीतिक था, लेकिन एट प्रेजेंट में आर्थिक और राजनीतिक दोनों अपना क्लियर कर दिया है अपने मोटो को। यह आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, दोनों रूप से सोचना स्टार्ट कर दिया है। और इसका संकेत जो है वो हम लोगों को 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में मिल रहा, जो अजरबैजान में हुआ था इस बार। और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसमें अपना क्या किया था कि शिरकत किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हो चुका है। तो इसके कंक्लूजन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, तो कंक्लूजन में जो भी आपको वर्ड लिखना हो उसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि जिस तरह भारत ने इसकी स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है, उसी तरह से इसके उद्देश्यों को हासिल करने में भी अहम भूमिका अदा करे। अगर कंक्लूजन में ये वर्ड को हम लोग जोड़ते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीफुल एसेज बन करके आएगा। तो इसलिए आप ऐसे वर्ड को यूज कीजिए, और जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको आप यूज कीजिए। इसके जो भी आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ से आप खुद एसेज लिखिए और उसको पोस्ट चाहे तो आप कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज जो है स्टडी स्प्रिंग के नाम से, सेम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको सर्च कीजिएगा फेसबुक पे। ठीक है, आप इसको फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, आपको स्टडी स्प्रिंग का पेज दिखाई देगा, आप वहां से उसको लाइक कर सकते हैं और वहां पे आप अपने
पोस्ट शेयर कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली मैसेज भी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, आज हम लोग नैम को क्लियर कर लिए हैं। नॉन अलायंस मूवमेंट वाले चैप्टर जो थे जिसके ऊपर हम लोग एसेज कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्लियर कर लिया है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।